तो ये है एलविन, जो कि एक नॉर्मल सा फार्मर है जो अपने बड़े बड़े बैगन को देख रहा होता है। वो सोचता है कि खाने में ये बैगन काफी ज्यादा यमी होंगे ना। के बाद ही एलविन सारी सब्जियों को कट करने के बाद वो कैरेज के अंदर रख देता है। तभी गॉड एलविन के सारे फार्मिंग स्किल को मैक्स कर देते हैं। ये देखने के बाद तो एलविन का फ्रेंड टेस्टा काफी ज्यादा जलन महसूस करता है, क्योंकि टेस्टा एक फिशरमैन है, फिर भी उसका लेवल सिर्फ 10 ही है। तभी गॉड एल से कहते कि तुम सारी फार्मिंग स्किल को इवोल्व कर सकते हो। जब एल ने सारी स्किल को एक साथ ही मिला दी तभी उसे नेचर लेवल का एक टाइटल मिल गया। एल और टेस्टा को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि ये टाइटल किसी काम का है। टेस्टा कहता है कि तुम्हारे पास तो 65,000 से भी ज्यादा स्टेटस पॉइंट है, 73,000 से भी ज्यादा तुम्हारे पास अटैक पॉइंट है और साथ में तुम्हारे पास 45,000 से भी ज्यादा डिफेंस पॉइंट है। ये देखने के बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। खैर एल को याद आता है कि उसके सारी फसल को लेकर उसे रॉयल कैपिटल के अंदर लेकर जाना है, इसलिए वो टेस्टा को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। आगे जाने के बाद एल को आसमान में एक ड्रैगन दिखता है जो एडवेंचर को परेशान कर रहा था। एल यहाँ पर सोचता है कि क्या मैं इन सभी की मदद कर सकता हूँ। ये कहने के बाद ही एल सीधे अपने गाजर को ड्रैगन की तरफ ही फेंक देता है, जो काफी स्पीड से ड्रैगन को लगता है। लेकिन एल के उसी अटैक से वो ड्रैगन तो फट गया वहाँ पर। ये देखने के बाद तो सारे एडवेंचर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि ये क्या हुआ। एल यहाँ पर सोचता है कि क्या वाकई में ड्रैगन इतने ज्यादा कमजोर होते हैं। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर एडवेंचर आते जो एल को ढूंढ रहे थे, लेकिन एल तो थोड़ी देर पहले ही वहाँ से चला गया था। एल अब रॉयल किंगडम के कैपिटल के बाहर पहुँच गया था। वहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की को एक किडनैपर लेकर जा रहा होता है। वहाँ पर खड़े हुए गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तभी एल तुरंत ही उस लड़की को बचा लेता है। ये देखने के बाद तो वो किडनैपर चाकू से एल के ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन एल उस अटैक से आराम से डॉज कर लेता है और उस किडनैपर का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर ही पटक देता है। इसके साथ ही वो किडनैपर वहीं पर ही ढेर हो जाता है। एल यहाँ पर ये नोटिस करता है कि उस किडनैपर की स्पीड तो काफी ज्यादा स्लो हो गई थी, शायद से उसके लेवल बढ़ने की वजह से यह सब हो रहा है। वहाँ पर गार्ड्स आकर उस किडनैपर को वहाँ से ले जाते हैं। तभी एल को याद आता है कि उसे तो मार्केट के अंदर जा रहा है। वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वो लड़की उसका नाम पूछती है, लेकिन एल तो तुरंत ही वहाँ से चला गया था। थोड़ी देर के बाद ही एल अपना सारा काम खत्म करने के बाद घर पर जा रहा था, लेकिन गेट के पास ही गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। एल पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। वो अपना नाम फेलिस बताती है, जो इस किंगडम की प्रिंसेस थी। ये सुनने के बाद तो एल थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फेलिस उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। फिर वो एल से कहती है कि क्या तुम रॉयल फैमिली के लिए काम करोगे। ये सुनने के बाद तो एल सदमे में चला जाता है। एल सोचता है कि क्या मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ कि मैं इसकी ऑफर को मान लूं, क्योंकि एल अपनी लाइफ को आराम से जीना चाहता था। इसलिए वो फेलिस से माफी मांगकर मना कर देता है। ये कहने के बाद तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फेलिस उसे पकड़ लेती है। फेलिस कहती है कि इसके बदले तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। एल कहता है कि मुझे आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फार्मिंग करना ही पसंद है। फेलिस कहती है कि मैं कैपिटल के पास ही तुम्हें काफी सारे फार्म दे सकती हूँ, जहाँ पर तुम आराम से फार्मिंग कर सकते हो। एल कहता है कि आप सब मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो। फेलिस कहती है कि उस गुंडे को तो तुमने आराम से हरा दिया था ना, उसका स्ट्रेंथ 500 था। एल पूछता है कि नॉर्मल लोगों की स्ट्रेंथ कितनी होती है। फेलिस बताती है कि नॉर्मल लोगों की स्ट्रेंथ सिर्फ 50 होती है, एडवेंचर का 130 होता है, नाइट का 600 तक होता है और लेजेंडरी हीरो को तो 1000 भी होता है। फेलिस यहाँ पर एल का स्टेटस बार देखना चाहती थी, लेकिन एल नहीं चाहता था कि कोई उसका स्टेटस बार देखे, क्योंकि उसका लेवल तो अनप्रिडिक्टेबल है ना। तभी वहाँ पर फॉरेस्ट वाले एडवेंचर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि उसी ड्रैगन को किसी ने एक ही हिट के अंदर खत्म कर दिया, लेकिन हमें पता नहीं चला कि किसी ने उसे हराया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कैरेस के ही निशान थे। फेलिस यहाँ पर यह समझ जाती है कि यह सारा कांड तो एल ने भी किया होगा। जब वो एल को ढूंढ रही थी वो तो वहाँ से कब का निकल चुका था, लेकिन फेलिस कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं एल को अपनी टीम में शामिल करके ही रहूंगी। खैर वहाँ पर एक गार्ड आता है। वो कहता है कि आपको किंग ने बुलाया है, क्योंकि किंग को यह पता चला था कि किंगडम की तरफ काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। कासल के अंदर नाइट कैप्टन सिसिल बताते हैं कि जल्दी एल जोल खुलने वाली है, ड्रैगन का हम पर अटैक करने और साथ ही में प्रिंसेस का किडनैप हुआ। ये सारी तो चाल ही थी। किंगडम पर अटैक करने के लिए गोब्लिंग्स और गोलम्स और काफी सारे ड्रैगन्स आ रहे हैं। ये सुनने के बाद तो किंग काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं, क्योंकि हीरो ने डीमन किंग को खत्म कर दिया था। क्योंकि तभी से डीमंस और ह्यूमंस के बीच में फाइट नहीं हुई थी, क्योंकि डीमंस और ह्यूमंस के बीच में समझौता हो गया था। सेसल कहता है कि यह सब तो डीमन किंग के फर्स्ट जनरल की वजह से है। रोमियो वेंडेड इस समझौते के बिल्कुल खिलाफ था। उन सभी को यह पता चल चुका है कि हीरो पहले ही मर चुका है, इसलिए वो सभी लोग हम पर अटैक करने के बाद डीमन किंग का बदला लेना चाहते हैं। सेसल कहता है कि आपको किंगडम छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। किंग कहते हैं कि मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। खैर हम यहाँ पर एल को देखते हैं, जो अपने घर पर पहुँच गया था। एल की अपनी नई ताकत की वजह से वो अपने दरवाजे के हैंडल को ही उखाड़ देता है। वो थोड़ा आराम करने के लिए बैठा ही था, तभी वहाँ पर टेस्टा आ जाता है। टेस्टा बताता है कि काफी सारे मॉन्स्टर यहाँ पर ही आने वाले हैं, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा। एल कहता है कि अब तो मेरे खेत का क्या होगा, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। एल अपनी सारी सब्जियों को ठीक देखने के बाद काफी ज्यादा सुकून महसूस करता है। खैर एल वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर को देख रहा था जो रॉयल कैपिटल की तरफ ही जा रहे थे। एल यहाँ पर सोचता है कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल
नॉर्मल सा फार्मर ही हूँ बस। फिर एल को समझ आता है कि अगर किंगडम ही नहीं रहा तो मैं सब्जियां कहाँ पर जाकर बेचूंगा। दूसरी तरफ हम किंग और फेलिस को देख रहे थे जो कहीं पर जा रहे थे, लेकिन आगे जाने के बाद वहाँ पर रास्ता ही खत्म हो गया था। तभी किंग के ऊपर कोई एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर सेसिल अपने रियल फॉर्म के अंदर ही आ जाता है, जो वही डीमन किंग का फर्स्ट जनरल रोमियो है। वो कहता है कि मेरा प्लान तो बिल्कुल एक्यूरेट ही है, मैं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैं किंग का रूप ले लूंगा और बिना किसी को पता चले वो किंग बन जाए। अब रोमियो किंग को खत्म करने के लिए अपने डार्क मैजिक से अटैक कर देता है, लेकिन किंग अपने सामने काफी सारे शील्ड को लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका अटैक ही वहाँ पर ही रुक जाता है। लेकिन किंग को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी बैरियर को बनाने में, इसलिए फेलिस भी अपने डैड की मदद करती है इसमें। इसकी वजह से रोमियो गुस्सा होकर दूसरा अटैक कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद ही सारे बैरियर्स वहाँ पर ही टूट जाते हैं। अब रोमियो अपना फाइनल अटैक ओवर डार्कनेस का यूज करता है, तभी वहाँ पर एल की एंट्री हो जाती है और उस अटैक को वो रोक लेता है। वो अपना ब्लोइंग स्किल का यूज करके जमीन को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर सारे यहाँ वहाँ उड़ जाते हैं। रोमियो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? एल कहता है कि बस मैं तो एक नॉर्मल सा फार्मर हूँ। तभी रोमियो अपनी स्पीड की मदद से एल के पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से एल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एल उसकी स्वॉर्ड को दो हाथों से ही पकड़ लेता है और रोमियो को पहाड़ के ऊपर ही पटक देता है। रोमियो कहता है कि तुम मेरे अपोनेंट बनने के लिए काबिल हो, इसलिए रोमियो अपने रियल फॉर्म को अनलॉक करने लगता है। आसपास के सारे मॉन्स्टर की मैजिक एबिलिटी उसके अंदर ही जाने लगती है। अब फेलिस उसका टेटस स्क्रीन को देखने लगती है और उसका टेटस लेवल 78 है। उसके पास 5000 से भी ज्यादा स्टेटस पॉइंट है। फेलिस यहाँ पर एल को भागने के लिए कहती है। अब रोमियो अपने मैजिक को रिलीज करने लगता है। इसी के साथ एल के ऊपर ही वो अटैक करने लगता है, लेकिन एल एक ही मुक्के से उसे ढेर ही कर देता है। वहाँ पर ये देखकर फेलिस और उसके डैड तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर सारे मॉन्स्टर की तो सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी, क्योंकि डीमन किंग के फर्स्ट जनरल को एक ही मुक्के से उसने हरा दिया। ये देखने के बाद तो सारे डीमंस वहाँ पर धूम दबाकर भाग जाते हैं। अगले दिन वो सभी लोग किंग के कासल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर किंग एल का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन एल कहता है कि ये सब तो मैंने मेरे खेत के लिए किया था। ये कहने के बाद एल अपने मन में ये सोचता है कि मुझे यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए, वरना मेरी सुकून की लाइफ यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। किंग एल से पूछता है कि क्या तुम अगला हीरो बनना चाहते हो, लेकिन एल कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ खेती करना ही आता है। किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई भी पोस्ट देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी, लेकिन एल फिर भी मना कर देता है। फेलिस को यहाँ पर पता था कि एल ऐसा ही है, उसे लड़कियों में नहीं सब्जियों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। खैर किंग कहते कि हमारी और किंगडम की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें इनाम दे सकता हूँ। इसलिए किंग ने एल को काफी ज्यादा जमीन दी थी, जो 30,000 फीट से भी ज्यादा थी, जहाँ पर एल आराम से खेती कर सकता है। और साथ ही किंग एक शर्त रखते हैं कि तुम्हें गिल्ड के अंदर ज्वाइन करना होगा, ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर वो किंगडम की सुरक्षा कर सके। एल कहता है कि ठीक है। जब एल अपनी खेत वाली जगह पर जाता है, देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके साथ एक बड़ा सा स्कैम हो गया है। ये सब तो फेलिस की वजह से ही होगा। यहाँ पर फेलिस कहती है कि क्यों मेरा सरप्राइज अच्छा लगा ना। अगले दिन हम फेलिस और एल को देखते हैं, जो मार्केट के अंदर यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। एल कहता है कि तुम तो एक प्रिंसेस हो ना, तुम ऐसे फ्रीली कैसे घूम सकती हो। फेलिस कहती है कि मैंने मेरी जगह पर एक नौकरानी को बिठा कर रखा हुआ है, जो मेरी मदद करती है, और मेरे पास एक मैजिक हेयरपिन है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी नहीं पहचान पाता है। अब फेलिस एल को एडवेंचर गिल्ड के अंदर लेके जाती है। वहाँ पर गिल्ड मास्टर उन दोनों का स्वागत करते हैं, क्योंकि गिल्ड मास्टर ने एल के कारनामों के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो खुद ही रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ले जाते हैं उसे। एल वहाँ पर हेलेन नाम की एक रिसेप्शनिस्ट को देखता है, लेकिन तभी एल का पेट तो जोरों से गुड़गुड़ाने लगता है। हेलेन यहाँ पर उसके लिए एक पाई बना देती है, जो खाने के बाद काफी ज्यादा उसे अच्छा लगता है। फिर हेलेन उसका इंटरव्यू शुरू कर देती है। वो पूछती कि आखिर तुम एडवेंचर क्यों बनना चाहते हो। एल कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, मुझे फेरिस ने कहा था ये सब करने के लिए। तभी वहाँ पर कल वाले एडवेंचर आ जाते हैं, जो एल का शुक्रिया अदा करते हैं उसी एस रैंक के ड्रैगन को खत्म करने के लिए। ये सुनने के बाद तो सारे एडवेंचर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। ये सुनने के बाद तो एल थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर वो तीनों अपना अपना नाम बताते हैं, लिमिया, जैक और ल्यू। वो सभी लोग एल के पहले मिशन के लिए गुड लक कहते हैं। एल सोचता है कि अब उसे फार्मिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। एल यहाँ पर हेल से कहता है कि क्या मैं एक क्वेस्ट को ले सकता हूँ। हेलन यहाँ पर बताते है कि एडवेंचर की तो रैंक एफ रैंक से लेकर एसएस रैंक तक होती है। एल ने अभी ही गिल्ड के अंदर ज्वाइन किया है, इसलिए वो आसान सा ही क्वेस्ट ले सकता है। हेलन उसे बता दी कि तुम्हारा पहला क्वेस्ट जंगल के अंदर जाकर जड़ी बूटी को इकट्ठा करना है। हेलन उसे बता दी कि फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर है, इसलिए तुम्हें साथ में वेपन्स भी लेकर जाना होगा। लेकिन एल कहता है कि मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तभी हेलेन उसे अपना पुराना क्लॉक देती है, जिसमें थोड़ा बहुत मैजिक है। एल तो पहले मना कर रहा था, लेकिन हेलेन फिर भी उसे पहना ही देती है। हेलेन यहाँ पर एल को क्लॉक में देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ याद आने लगता है। हेलेन उसके पहले क्वेस्ट के लिए उसे गुड लक कहती है। खैर एल अब फॉरेस्ट के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो जड़ी बूटियों को कलेक्ट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ही उसने 9 हब को कलेक्ट कर लिया था। तभी एल का ध्यान एक चीज पर जाता है, जो एक बेच की तरह दिख रहा था। वो इसके बारे में देख ही रहा होता, तभी उसके पीछे एक फीमेल ऑर्ग आ जाती है। वो फीमेल ऑर्ग तो एल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जिग वहाँ पर आकर उस फीमेल ऑर्ग को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। एल कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया
लिए मेरी जान बचाकर, थैंक यू तुम्हारा। तभी एल सभी को बेज वाली चीज को दिखाकर कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। जैक कहता है कि मैंने अफवाहें तो सुनी है एक ब्लैक ड्रैगन के बारे में, लेकिन जैक कहता है कि ड्रैगन तो सिर्फ पहाड़ों के अंदर ही रहते हैं, वो जंगल के अंदर कभी भी नहीं आते। लेमिया कहती है कि इसे काफी ज्यादा पैसे में हम बेच सकते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लैक ओरा आ जाता है। ये ओरा को महसूस करने के बाद वो सभी लोग वहीं पर ही जम जाते हैं। तभी उन सभी के सामने एक ब्लैक ड्रैगन आ जाता है जो पूरी तरीके से ओरा से ढका हुआ था, और ड्रैगन उन सभी के पास ही से गुजर जाता है। लेकिन एल थोड़ा सी हिम्मत करने के बाद उसकी टेटस स्क्रीन को देखने लगता है, लेकिन एल ठीक से उसकी टेटस स्क्रीन को देख नहीं पाता, लेकिन वो ये देख लेता है कि उसका लेवल तो 1 लाख से भी ज्यादा है। ये देखने के बाद तो एल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब हेलेन यहाँ पर उस ड्रैगन से भाग रही होती है, तभी उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि वो हेलेन का एक सपना ही था। हेलेन अपने आसपास देखती है, वो अपने रूम में ही थी। अगले दिन उसकी दादी देखती है कि हेलेन बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। हेलेन बताती है कि मेरी यादें थोड़ी थोड़ी करके मिट रही है, कल क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए ताकि तुम ठीक हो जाओ। एल गिल्ड के अंदर वापस से आ जाता है। वो गिल्ड मास्टर को एक रिपोर्ट देने के लिए आया था, और सभी लोग ब्लैक ड्रैगन के बारे में गिल्ड मास्टर को बताते हैं। और सभी लोग बताते हैं कि उस ड्रैगन की स्ट्रेंथ तो 2 लाख से भी ज्यादा है, और ड्रैगन अकेले ही पूरे किंगडम को एक ही अटैक में खत्म कर सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद गिल्ड मास्टर कहते हैं कि वो इविल ड्रैगन ही होगा जिसका नाम ओरबोरोस है। ये सुनने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये सुनने के बाद तो हेलेन थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी एल उस स्केल को ही बाहर निकाल कर रख देता है टेबल के ऊपर। ये देखने के बाद तो हेलेन काफी ज्यादा डरने लगती है। तभी हेलेन को अपने भाई की याद आती है जो भाग रहा होता है। उस ड्रैगन ने उसके भाई को खत्म कर दिया था। ये सब सोचने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। एल यहाँ पर हेलेन के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहा था। तभी वहाँ पर हेलेन की मॉम आकर कहती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वो देखती है हेलेन ने जो क्लॉक पहना था वो एल का ही है, और वो बताती है कि वो असली हेलेन की मॉम नहीं है, हमने उसे गोद लिया था 15 साल पहले। जब हेलेन हमें मिली तब एक लेक के किनारे वो पड़ी हुई थी, और उसके हाथों में यही क्लॉक ही था। हेलेन को सिर्फ अपना नाम ही पता था और कुछ भी पता नहीं था उसे। उन्हें ये लग रहा था कि हेलेन का कनेक्शन उस ड्रैगन के साथ है। ये सुनने के बाद एल हेलेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए वो लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और इसके बारे में बुक के अंदर पढ़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता लाइब्रेरी के अंदर। एल यहाँ पर सोचता है कि क्यों ना मैं 15 साल पहले वाले ही रिपोर्ट को पढ़ लूं, इसलिए वो लाइब्रेरियन के पास चला जाता है। लाइब्रेरियन बताती है कि वो रिपोर्ट तो रिस्ट्रिक्टेड है, तुम्हारा लेवल इतना नहीं कि तुम उसे देख पाओ। एल इसके लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लाइब्रेरियन फिर से उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर फेरिस आ जाती है, जिसे देखने के बाद लाइब्रेरियन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फेरिस यहाँ पर एल की मदद कर देती है सारी रिपोर्ट को देखने के लिए। खैर इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी के रिसर्च एरिया के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सारी रिपोर्ट पड़ी हुई थी। एल और फेरिस को पता चलता है कि 15 साल पहले एक गाँव को तबाह कर दिया था, और उसी विलेज के अंदर ब्लैक कलर के स्केल भी मिले थे, लेकिन ये सारी बातों को छुपा कर रखा हुआ था ताकि सभी को यह लगे कि इविल ड्रैगन खत्म हो गया है। अगर इविल ड्रैगन फिर से जिंदा हो गया तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अगले दिन वो डिसाइड करते कि वो दोनों अनोरा विलेज के अंदर जाएंगे, जहाँ पर एक घटना हुई थी। एल और फेरिस विलेज के अंदर आते हैं, जहाँ की हालत देखने के बाद वो दोनों तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो दोनों आसपास ही देख रहे होते, तभी एल को कुछ महसूस होता है, वो उस तरफ ही जाने लगता है। एल को वहाँ पर एक लड़का दिखता है जिसने उसकी जैसा ही क्लॉक पहन के रखा हुआ था। फेलिस कहती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, क्योंकि वो उसे देख और सुन नहीं पाती है। एल यहाँ पर समझ आता है कि वो लड़का एक गोस्ट बन चुका है। वो लड़का अपना नाम राय बताता है। वो लड़का नोटिस करता है कि एल ने जो क्लॉक पहना है वो उसका ही है। एल यहाँ पर बताता है कि यह क्लॉक हेलेन नाम की एक लड़की ने मुझे दिया है। ये सुनने के बाद तो राय काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं हेलेन का बड़ा भाई हूँ। वो बताता है कि यह क्लॉक मुझे मेरे डैड से मिला हुआ था, और इसी क्लॉक के अंदर मैजिकल एन्चेंटमेंट भी था। एल वो क्लॉक फेलिस के ऊपर भी डाल देता है ताकि वो उसे देख पाए, लेकिन एल को इतना पास होने की वजह से वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है। इसकी वजह से फेरिस राय को देख पा रही थी, जिसे देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाती है। राय बताता है कि इस विलेज के अंदर सिर्फ हेलेन ही बच पाई है, बाकी सब तो यहीं पर ही मर गए। और राय कहता है कि वो खतरे में है अभी। अब हमें 15 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। हेलेन यहाँ पर राय को लंच करने के लिए बुलाने के लिए आ रही होती है। जब राय यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो नीचे ही गिर जाता है। हेलेन उसे इतना प्रैक्टिस करने के लिए मना कर देती है। तभी वहाँ पर काफी सारे काले बादल आ जाते हैं, और वहीं पर काफी सारा फायर मैजिक होने लगता है। वो दोनों सीधे गाँव की तरफ ही भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि पूरा गाँव ही तबाह हो चुका है। वहाँ पर हमें एक ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो काफी जोरों से चिल्ला रहा था। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा उस ड्रैगन के सामने आ जाता है और उसे एक पत्थर मार देता है। ड्रैगन कहता है कि एक पिद्दी सा लड़का मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और ड्रैगन डर की वजह से ही पावरफुल बनता है, और वो ड्रैगन जिसे भी मारता है उसके अंदर काफी ज्यादा डर होता है। और ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से काफी सारा डार्क मैजिक निकालता है, और ये सब दूर से ही हेलेन और राय देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही रास्ता है यहाँ से भागने का। वो दोनों गाँव से भाग रहे होते, तभी ड्रैगन वहाँ पर ही आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। ये देखने के बाद वो दोनों दूसरी तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन अपने फायर बॉल से उस पर अटैक कर रहा था। काफी देर तक दौड़ने के बाद हेलेन यहाँ पर थक जाती है और नीचे गिर जाती है। हेलेन
हेलेन राय से कहती है कि तुम अकेले ही यहाँ से चले जाओ। तभी ड्रैगन हेल के पीछे आ जाता है और उसकी सोल को खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राय अपनी सोल को उस ड्रैगन के आंख के अंदर ही घुसा देता है। राय हेलेन से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तभी वो सोल ड्रैगन के आंख के अंदर से निकल जाती है और वो तुरंत ही हील हो जाता है और ड्रैगन राय को देखने के बाद ही तुरंत उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से राय काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब हेलेन राय के पास आ जाती है और उसे ऐसी हालत में देखकर वो काफी ज्यादा दुखी फील करती है और ड्रैगन हेलेन को जिंदा ही जाने देता है और वो डिसाइड करता है कि 15 साल के बाद ही वो उसे दोबारा खाने के लिए आएगा। फिर हेलेन के सारे फ्रेंड और किंगडम को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। राय कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा और ड्रैगन राय की सोल को वहाँ पर ही लॉक कर देता है ताकि वो हेलेन को मरता हुआ देख सके। इसके बाद वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। अब राय हेलेन को बताता है कि वो ड्रैगन ऐसा ही करता है और ड्रैगन किसी भी विलेज को तबाह करता है उसके अंदर से एक आदमी को वो जिंदा रख देता है ताकि ये सारी बातों को दूर तक फैला सके और सभी में काफी ज्यादा डर बन सके। जब वो ड्रैगन वापस से आता है तभी वो उसका ही शिकार करता है सबसे पहले। राय यहाँ पर एल से हेलेन की जान बचाने के लिए कहता है, पर वो कहता है कि वो ड्रैगन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। राय एलिन से कहता है कि जब उस ड्रैगन ने मेरी सोल खाई थी ना तब मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। अगर हम बिना डरे पॉजिटिविटी के साथ ड्रैगन के साथ फाइट करें तो उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो सकती है। राय एलिन से कहता है कि एक मैसेज तुम हेलेन के पास पहुंचा दोगे। एल तुरंत ही फेलिस को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। आज ही 15 साल पूरे होने वाले हैं उस ड्रैगन के हादसे से, यानी कि वो ड्रैगन हेलेन को खत्म करने के लिए आज आने वाला है। खैर वो दोनों वापस से कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। एल यहाँ पर खुश था कि ड्रैगन का अटैक अभी तक नहीं हुआ है। फेलिस कहती है कि एल तुम बहुत ही ज्यादा पागल हो। अब एल हेल को ढूंढने वाला था। अब फेलिस किंगडम की रक्षा करने के लिए एक आर्मी तैयार करने वाली थी। अब गिल्ड के अंदर हेलेन की मॉम उसे देखने के लिए आती है, लेकिन हेलेन तो वहाँ पर नहीं थी। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम हेलेन को देखते हैं जो जंगल के अंदर अकेली ही जा रही होती है। थोड़ी देर के बाद ही वो ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और ड्रैगन हेलेन की खोई हुई यादें वापस से दे देता है। हेलेन को याद आता है कि उसके भाई की मौत उसकी वजह से ही हुई थी। ड्रैगन कहता है कि उस दिन तुम मर जाती तो तुम्हारा भाई अब तक जिंदा होता। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से अब शहर के सारे लोग मरने वाले हैं। हेलेन ऐसा करने के लिए मना कर देती है ड्रैगन को, यहाँ तक कि वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन ड्रैगन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था ना। हेलेन यहाँ पर अपने आप को ही खत्म करने के लिए जाने वाली थी, तभी वहाँ पर एल आकर ऐसा करने के लिए उसे रोक लेता है। तभी हेलेन अपने होश में आ जाती है, लेकिन ड्रैगन एल के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। एल अपने क्लॉक के डिफेंस मैजिक की वजह से बच जाता है और ड्रैगन भी शॉक हो जाता है कि एक इंसान मेरे अटैक से कैसे बच गया। लेकिन एल कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल सा फार्मर हूँ। हेलेन यहाँ पर उसे भागने के लिए कहती है, लेकिन एल तुरंत ही ड्रैगन के ऊपर एक मुक्का लगा देता है। वो हेलेन से कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा और ड्रैगन शौक था कि कोई इंसान उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ड्रैगन ये चाहता था कि एल भी उससे डरे ताकि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ सके। इसके बाद ड्रैगन और एल के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ड्रैगन अपने पंजे से एल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एल बाल बाल उसके पंजे से बच जाता है। एल ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ड्रैगन अपने फायर बॉल से ही एल के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से एल काफी ज्यादा दूर तक गिर जाता है। हेलेन उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है क्योंकि हेलेन यह चाहती है कि उसकी वजह से कोई और ना मरे। एल कहता है कि यह तो तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। वो हेलेन को बताता है कि उसकी मुलाकात राय के साथ कैसे हुई थी। राय को यह पता था कि हेलेन की याददाश्त वापस से आ जाने के बाद वो अपने आप को ही दोषी मानेगी, इसलिए तो राय ने रिक्वेस्ट की थी एल को यह मैसेज हेल तक पहुँचाने के लिए, जो कि यह था कि हेलेन की इसमें कोई भी गलती नहीं है क्योंकि उसका भाई बच नहीं पाया। यहाँ तक कि राय यह मानता था कि उसकी वजह से उसकी बहन की जान बच गई है। इसमें ही राय बहुत ही ज्यादा खुश है। यह सुनने के बाद हेल को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगता है और इसी वजह से ड्रैगन की पावर्स काफी ज्यादा कम होने लगती है। इसकी वजह से ड्रैगन उन दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और ड्रैगन तुरंत ही एल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एल एक ही मुक्के में उसे खत्म कर देता है। एल कहता है कि चलो ये ड्रैगन तो यहीं पर ही निपट गया ना। तभी हेलेन एल के अंदर ही चाकू घुसा देती है। ये देखने के बाद तो एल काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि ये चल क्या रहा है। एल तुरंत ही हीलिंग पोशन निकालता है, लेकिन वो उसे नहीं पी पाता। तभी हेलेन दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन एल उसके अटैक से बाल बाल डॉज कर पा रहा था। एल पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन हेलेन तुरंत ही एल को खत्म करने के लिए उसके तरफ आने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर डिवाइन ड्रैगन मिराज आ जाता है। वो एल को बताते कि उस ड्रैगन ने कब्जा कर लिया है एल के ऊपर। मिराज यहाँ पर एल को पूरी तरीके से हील कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। वो बताते कि मैंने तुम्हें ओरबोरस को खत्म और एल को बचाने के लिए पावर्स दी है। ये सुनने के बाद तो वो ड्रैगन हंसने लगता है। ड्रैगन सोचता है कि वो एल के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, लेकिन एल तुरंत ही उस पर एक मुक्का मार देता है। ये देखकर तो ड्रैगन भी शौक में आ जाता है। एलेन यहाँ पर हेल की आंखों में देखता है कि वो उसे रोके, लेकिन लगता है कि हेलेन अपने वश में वापस से आ गई है। जैसे ही एल हेलेन की उठने में मदद करता है तभी हेल उसे पकड़ लेती है। तभी ओरबोरस की आत्मा हेलेन से बाहर आ जाती है। वो तुरंत ही एल के शरीर के अंदर घुसने लगता है। जब ओरबोरस एल के दिल के अंदर देखता है तभी वहाँ पर सिर्फ खेती ही उसे दिखती है। वो ये देख के शौक हो गया कि सिर्फ इसके दिमाग में घास फूस ही भरा हुआ है और उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग और डर की फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो तुरंत ही एल के शरीर से बाहर आ जाता है। तभी मीरा
मिराज वापस से खड़ा हो जाता है और अपनी पावर की मदद से हेलिन के शरीर के अंदर से ओरबोरस की आत्मा को बाहर निकाल देता है और वहीं पर ही मिराज ओरबोरस की आत्मा को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और इसकी वजह से हेल और एलिन वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। जब एल अपनी आंखें खोलता है तभी वो अपने आप को गिल्ड के अंदर पाता है। फेलिस तो तुरंत ही एल को गले लगा लेती है क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश थी। एल पूछता है कि उन दोनों ड्रैगन का क्या हुआ था। एल बताती है कि ओरबोरस को खत्म कर दिया गया है और साथ में मिराज भी गायब हो चुका है। एल पूछता है कि इन सारी चीजों की वजह से तुम बिल्कुल ठीक हो या फिर नहीं। इस पर एलिन अपनी पावर्स दिखाकर कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एलिन अपने हाथों को ड्रैगन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। ये देखने के बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल डर के मारे कहता है कि ओरबोरस वापस से आ गया है, लेकिन हेलिन कहती है कि मैं इस पावर को आराम से कंट्रोल कर सकती हूँ। हेलिन बताती है कि मैं इस पावर की मदद से सभी की मदद जरूर करूंगी। तभी एल फेरिस से कहती है कि तुम एल को कैसे जानती हो, क्योंकि उसने फेरिस को पहचाना बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि फेरिस की मैजिकल हेयर पिन की वजह से। यह सुनकर तो एल थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फेरिस कहती है कि हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। खैर वहाँ पर गिल्ड मास्टर और बाकी सब भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग खुश थे कि एलिन बिल्कुल ठीक है। सभी लोग यहाँ पर शौक थे कि एल ने अकेले उस ड्रैगन को खत्म कर दिया और सभी लोग सोच रहे थे कि इस ड्रैगन को खत्म करने की वजह से किंग उसे क्या देंगे। तभी फेरिस जोरों से चिल्लाकर कहती है कि इनाम तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। तभी फेरिस को याद आता है कि अभी तो मैं प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं हूँ और इसी वजह से फेरिस पूरी बात को हैंडल कर लेती है। यह सुनकर एल कहता है कि चलो हम बच गए। इसके बाद सभी लोग ड्रैगन को खत्म करने की वजह से सभी लोग पार्टी करते हैं। ल्यूक यहाँ पर एल को चिढ़ा रहा था कि तुम हमारे साथ क्यों पार्टी नहीं कर रहे हो। तभी फेलिस समझ आती है कि एल अभी क्या सोच रहा है। उसे लगता है कि एल सिर्फ यहाँ पर फार्मिंग के बारे में ही सोच रहा होगा और वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा अब आराम कर लेना चाहिए। एलिन यहाँ पर सभी को अपनी नई पावर्स दिखाने लगती है और सभी लोग देर रात तक पार्टी को एंजॉय करते हैं। अगले दिन टेस्टा एल की फार्मिंग में मदद करने के लिए आया था। वो शौक था कि एल दोनों तरह की हीट को कंट्रोल कर सकता है। तभी वहाँ पर रिक्स नाम का एक पोस्टमैन आ जाता है। एल को एक लेटर दे के तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ये लेटर उसके डैड ने भेजा हुआ था। उन्होंने लिखा था कि काफी टाइम हो गया तुमसे हमें मिले हुए, इसलिए उसके डैड ने उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। एल यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि उसे काफी सारे गिल्ड के काम पड़े हुए हैं। किंगडम के अंदर एल एक टमाटर की दुकान से पास से निकलता है। उस टमाटर को देखने के बाद तो एल काफी ज्यादा पागल हो जाता है। उसकी शेप और उसका कलर काफी ज्यादा अच्छा था। जब वो उसकी एक बाइट लेता है तभी वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि यह टमाटर काफी ज्यादा यमी होता है। और शॉप ओनर से टमाटर के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि लुगर से एक गाँव से ये फार्म से लाया हुआ है और शॉप ओनर बताता है कि उनका सीक्रेट एक फर्टिलाइजर है। एल तुरंत ही गिल्ड के अंदर हेलिन के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे गिल्ड से थोड़े दिनों तक छुट्टी चाहिए। हेलिन थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है कि क्या हो गया, लेकिन एल बताता है उसे लुलू को जाना है उसे मॉम डैड से मिलने के लिए, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि उसे टमाटर के लिए भी जाना है। वो पूछता है कि क्या कोई और एडवेंचर है जो कि मेरे क्वेस्ट ले सके। हेलिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। वो बताती है कि वो भी एक एडवेंचर अब बन चुकी है उसके नए पावर की वजह से। जब एल गिल्ड के बाहर आता है तभी वहाँ पर वो फेरिस को देखता है। फेरिस चाहती थी कि वो एल के साथ एडवेंचर पर जाए। एल उसे अपने मॉम डैड से मिलने का प्लान बताता है। ये सुनने के बाद तो फेरिस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि उसके पेरेंट्स से मिलकर उसका शुक्रिया अदा कर सके। वो यह सुनकर तो एल वहाँ से तुरंत ही रफू चक्कर हो जाता है क्योंकि उसे यह लगता है कि यह बुरा आइडिया है एक लड़की को अपने पेरेंट्स से मिलवाने का। अब ऐसे ही एल अपने अकेले ही जर्नी को कंटिन्यू करता है। एल यहाँ पर टमाटर के बारे में सोच रहा था तभी उसके सामने एक ऑर्क आ जाता है, जिसे देखने के बाद तो एल काफी ज्यादा डर जाता है। तभी एल को याद आता है कि मेल ऑर्क्स तो लड़की के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, लेकिन इस ऑर्क का तो इरादा कुछ अलग ही होता है। यह सोचकर तो एल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो ऑर्क उसे पकड़ लेता है, लेकिन किसी ने उस ऑर्क को खत्म कर दिया था। तभी एल देखता है कि वहाँ पर तो एक ब्लू बालों वाली लड़की है, लेकिन एल तो इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। वो कहता है कि यह दूसरी बार है एक ऑर्क ने मुझ पर अटैक किया। वो लड़की बताती है कि यह जंगल तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन एल कहता है कि मैं भी एक एडवेंचर ही हूँ। वो लड़की अपना नाम रूरी बताती है। जब वो दोनों आपस में बात करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उन दोनों की डेस्टिनेशन एक ही है जो कि लुलुगस है, इसलिए वो दोनों साथ ही में ट्रेवल करने का डिसाइड करते हैं। एल पूछता है कि तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का, क्योंकि उन दोनों को अकेले ही रात बितानी होगी। रूरी मजाक में कहती है कि अगर तुमने गलत करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी मुंडी उड़ा दूंगी, लेकिन वो बताती है कि मैं इतनी भी ज्यादा क्यूट नहीं दिखती हूँ और मुझे ये लगता है कि तुम वैसे टाइप के लड़के बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी एल कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। ये सुनने के बाद तो रूरी थोड़ा सा शर्मा जाती है। खैर इसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी उन दोनों को खतरे का एहसास हो जाता है और वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रिक्स की एंट्री हो जाती है जो एक और लेटर लेकर वहाँ पर आया था। ये लेटर उसकी मोम का होता है। रिक्स बाय बोलकर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। एल रूरी को बताता है कि उसके मोम डैड काफी ज्यादा उसे लेटर भेजते रहते हैं, इसलिए तो वो लुलुगस जा रहा है उससे मिलने के लिए, लेकिन असल में तो उसका असली मकसद तो वो फर्टिलाइजर ही था। इसके बाद वो रूरी को टमाटर के बारे में बताने लगता है, जो सुनने के बाद तो रूरी का
का दिमाग ही फिर जाता है। एल रूरी से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि उनको फिक्र नहीं होती कि तुम अकेले ही ट्रेवल कर रही हो। तभी वो रूखेपन से कहती कि कोई उसकी चिंता नहीं करता है। यह सुनने के बाद एल भी समझ जाता है कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो टॉपिक ही चेंज कर देता है। इसके बाद वो दोनों कैंप लगाने लगते हैं। तभी रूरी अपने बैग से एक बड़े से टेंट को बाहर निकालती है। एल देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि छोटे से बैग के अंदर इतना बड़ा टेंट कैसे आ सकता है। एल इसके बारे में रूरी से पूछता है। रूरी बताती है कि यह उनके फैमिली का एक ट्रेजर है जो कि उनके पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा हुआ था। तभी एल का पेट जोरों से गुर्राने लगता है। इसके बाद वो दोनों खाना पकाकर खाने लगते हैं। जब एल उस खाने की एक बाइट लेता है तभी उसे यह खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए एल रूरी की तारीफ करने लगता है। फिर एल रूरी से पूछता है कि आखिर तुम लुलुकस क्यों जा रही हो। रूरी बताती है कि खासकर वो ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर जा रही है। साथ ही में उसने वहाँ पर डिमंस की अफवाहें सुनी हुई है, इसलिए वो वहाँ पर अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रही है। एल कहता है कि यह तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं है ना। रूरी बताती है कि मैं महान हीरो की वंशज हूँ जिसने डिमन लॉर्ड को खत्म कर दिया था। ये सुनने के बाद तो एल काफी ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन फिर भी एल को फिक्र होती है रूरी की, क्योंकि वो एक लड़की है ना। लेकिन रूरी भी थोड़ी शौक हो जाती है कि कोई उसकी फिक्र कर रहा है, इसलिए वो एल का शुक्रिया अदा करती है। अब रूरी कहती है कि अब हमें सो जाना चाहिए। एल कहता है कि अब मैं बाहर ही सो जाऊंगा, लेकिन रूरी कहती है कि तुम टेंट के अंदर आ सकते हो। रूरी को एल के ऊपर भरोसा है कि वो एक बुरा लड़का नहीं है। एल कहता है कि फिर भी यह ठीक नहीं होगा। रूरी कहती कि इस इलाके के अंदर तो और काफी ज्यादा है। यह सुनने के बाद तो एल की पूरी तरीके से फट जाती है। वो कहती कि क्या पता वो तुमसे मिलने के लिए जल्दी ही आ जाए। एल तुरंत ही टेंट के अंदर ही चला जाता है। एल थोड़ा सा शौक हो जाता है कि रूरी के पास तो 2 बिस्तर है। रूरी बताते है कि मेरा एक सपना था कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ एडवेंचर पर जाऊं। इसके बाद वो दोनों तुरंत ही सो जाते हैं। नींद के अंदर रूरी एल की तो बैंड ही बजा देती है। पूरी रात ही एल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सुबह वो दोनों जब लुलुकस पहुंच जाते हैं, रूरी पूछती कि क्या हुआ रात को। एल कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद वो दोनों शहर के अंदर चले जाते हैं। रूरी कहती है कि तुम्हारे साथ एडवेंचर करने में काफी ज्यादा मजा आया। वो कहती है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ एडवेंचर पर जाना चाहती हूँ। एल कहता है कि अगर ऐसा ही है तो जब मैं किडनैप की तरफ जाऊँ ना तब तुम मेरी बॉडीगार्ड बन जाना। ये सुनकर रूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद रूरी एक मैप बनाकर देती है जहाँ पर वो रुकने वाली है। जाते हुए कहती कि जब तुम जाओगे ना तब मुझे ढूंढ लेना। जिसके बाद रूरी काफी लोगों से डिमंस के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी ने भी डिमंस के बारे में कुछ भी सुना नहीं होता है। तभी रूरी को एक आवाज सुनाई देती है। तुरंत ही वो वहाँ पर ही जाने लगती है। वो लड़की बताती है कि उसकी बहन को डिमन उठाकर लेके चले गए हैं। वो बताती है कि उसकी बहन को फैंटम फॉरेस्ट के अंदर लेके जाया गया है। रूरी तुरंत ही उसको ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन एक आदमी दूर से ये सब देख रहा होता है। यहाँ पर एल अब अपने घर पर पहुँच गया होता है। जब वो डोर ओपन करता है तभी वो दरवाजा जोरों से ही खुल जाता है। तुरंत ही उसकी मॉम एल को गले लगा लेती है। एल की मॉम उसको इतना ज्यादा जोरों से हक करती है कि एल की हवा ही निकल जाती है। एल कहता है कि मॉम मुझे सांस नहीं आ रही है, लेकिन उसकी मॉम तो उसे बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थी। तभी उसके डैड आकर उसे एक मुक्का दे देते हैं। वो कहते हैं कि कौन है मेरी वाइफ को तंग करने वाला। तभी उनको समझ में आता है कि वहाँ पर तो एल है, लेकिन यहाँ पर बहुत देर हो गई थी। उसकी मॉम उनको घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। तभी एल के डैड की बड़ी अच्छी तरीके से खातिरदारी होती है। थोड़ी देर के बाद ही एल की मॉम उसे काफी ज्यादा अच्छा खाना खिलाती है, लेकिन एल के डैड को तो एक मरा हुआ मुर्गा मिलता है उनकी गलती की वजह से। तभी एल अपनी मॉम और रूरी की कंपैरिजन करता है कुकिंग के अंदर। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या रूरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन एल की मॉम उनकी कमर ही तोड़ देती है। वो कहती है कि एल तो अभी भी छोटा है इस सभी के लिए, लेकिन एल समझाता है कि रूरी से तो अभी भी वो मिला है एडवेंचर के दौरान और उसने मेरी मदद भी की है और उससे बचने के लिए। इसके लिए एल की मॉम माफी मांगने लगती है कि मैंने कुछ गलत ही सोच लिया। एल और उसके डैड उसके काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। एल बताता है कि वो यहाँ पर फर्टिलाइजर खरीदने के लिए आया है। उसके डैड मैप के अंदर दिखाते हैं कि उसे कहाँ पर फर्टिलाइजर मिलेगा। फिर वो एल से उस जगह के बारे में पूछता है जहाँ पर उसने मार्क लगा के रखा हुआ है। एल बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर रूरी रुकने वाली है, लेकिन एल के डैड बताते हैं कि वहाँ पर तो एक भी होटल नहीं है। एल अपने डैड से डिमंस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उनको भी डिमंस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो कहते हैं कि काफी देर हो गई, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तभी एल अपने डैड के बेड पर ही लेट जाता है। वो बताता है कि मैं मेरे कमरे में नहीं जा सकता हूँ, वहाँ पर मेरी मॉम वेट कर रही है। अगले दिन एल फर्टिलाइजर खरीदने के बाद रूरी से मिलने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एल को काफी ज्यादा भीड़ दिखती है। वो तुरंत ही वहाँ पर चला जाता है। वो आदमी बताता है कि उसके ऊपर एक डिमन ने अटैक किया है, लेकिन नीले बाला वाली लड़की की वजह से वो बच गया है। एल पूछता है कि वो कहाँ पर गई है। तुरंत ही एल उस तरफ ही जाने लगता है। तभी वो आदमी खड़ा हो जाता है और वहाँ पर एक चुटकी बजा देता है। खैर हमें पता चलता है कि वो तो एक इल्यूजन ही था, वहाँ पर कोई भी होटल नहीं है। एल अब जंगल के अंदर आ गया था रूरी को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर एल को एक लड़की मिलती है जिसके ऊपर एक डिमन अटैक कर रहा था। एल अपने पंच से उसे आराम से हरा देता है। जैसे ही वो लड़की एल से गले मिलते है तभी वो तुरंत ही डिमन में बदल जाती है। वो तुरंत ही एल के ऊपर अटैक करती है। रूरी
रूरी अचानक से आकर एल को बचा लेती है। वो बताती है कि यह पूरा जंगल तो डीमन से भरा हुआ है। तभी वहाँ पर वो पहले वाला ही आदमी आ जाता है। जब वो दोनों उसकी आंख को देखते हैं तभी उन दोनों को पता चलता है कि यह एक डीमन ही है। वो डीमन रूरी से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ निकली। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि शहर के अंदर डीमन है? तुम तो हीरो बनने के लायक भी नहीं हो, जबकि शहर में किसी ने भी डीमंस को देखा ही नहीं था। रूरी कहती है कि अगर ऐसा ही है तो तुमने एल को क्यों घसीटा इसके बीच में, जबकि तुम्हें मेरे पीछे ही होना चाहिए। लुकी बताता है कि तुमसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट एल है, क्योंकि एल ने अकेले ही डीमन जनरल रोमियो और ब्लैक ड्रैगन और बोरस को खत्म कर दिया था। एल समझ जाता है कि वो भी डीमन का ही साथी है। लोकी बताता है कि वो दोनों तो मेरे लेवल के बिल्कुल भी नहीं थे। तभी रूरी अपने स्वॉर्ड से लोकी के ऊपर अटैक करती है। लोकी तुरंत ही अटैक को डॉज कर उसे नीचे गिरा देता है। एल रूरी के पास आकर उसे तुरंत ही हील करने लगता है। लोकी इस एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो तुम्हें पहले मारना चाहिए था। रूरी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन एल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सा फार्मर ही हूँ। फिर एल अपने पंच से लोकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोकी उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। एल बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोकी एक ही हिट से वहाँ पर एक गड्ढा बना देता है। एल मुश्किल से गड्ढे से बाहर आ जाता है और उसे एक पंच मारता है। लोकी भी गुस्से में आकर उसे डार्क मैजिक से हिट करता है, जिससे कि एल काफी ज्यादा दूर जाने लगता है और उसे फर्टिलाइजर का पैकेट भी खुल जाता है। लोकी की इंजरी फिर से ठीक होने लगती है। एल भी समझ जाता है कि क्यों वो सारे डीमन इतने ज्यादा कमजोर थे। एल भी अपने ऊपर हीलिंग मैजिक लगा देता है और खड़ा हो जाता है। लोकी कहता है कि अब दोनों तुम जल्दी ही मरने वाले हो। एल पूछता है कि क्यों तुम हम दोनों के पीछे ही पड़े हुए हो। लोकी बताता है कि उन सभी को मैं हटाने वाला हूँ जो मुझे फ्यूचर के अंदर परेशान करेंगे। एल और रूरी को मारने के बाद वो अगला निशाना हेलिन को बनाने वाला है, क्योंकि उसके पास इविल ड्रैगन की पावर्स है। एल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि हेलिन भी उसकी एक टारगेट ही है। फिर लोकी रूरी के बारे में बताने लगता है। उसे अगले हीरो की तरह गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है, लेकिन उसे होली गॉड की पावर यूज करना ही नहीं आता है। अब लोकी अपनी पावर की मदद से दो बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेता है। वहाँ से दो डीमन निकलने के बाद तुरंत ही उन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं। रूरी एल से कहती कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। एल इसके लिए मना कर देता है और रूरी को भी बचा लेता है। एल बताता है कि मेरा सपना एक बड़ा सा फार्मर बनना है, अगर वो यहाँ से चला जाता है तो वो कभी भी अपने आप को नहीं माफ कर पाएगा। इसके बाद वो दोनों वर्म्स को आराम से खत्म कर देता है। लोकी एक और अटैक उन दोनों के ऊपर कर देता है। एल अपने मैजिक से रूरी को भी बचा लेता है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। लेकिन वो दोनों इस अटैक के इम्पैक्ट से काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। तभी वहाँ पर फिर से काफी सारे वर्म्स निकल कर आ जाते हैं, जो रूरी को दूर फेंक देते हैं और एल को भी पकड़ लेते हैं। लोकी बताता है कि अगर वर्म्स ने काट लिया तो तुम जल्दी ही मर जाओगे। फिर वो रूरी की तरफ जाने लगता है उसे खत्म करने के लिए। तभी रूरी को अपने मॉम डैड की कही हुई बातें याद आने लगती है, जो उसे समझाते हैं कि तुम कभी भी हीरो नहीं बन सकती हो। रूरी कहती कि मुझे माफ कर देना, मैं हीरो नहीं बन पाई। जब लोकी रूरी को खत्म ही करने वाला था तभी वो देखता है कि वो वर्म सफेद होने के बाद तुरंत ही पत्थरों की तरह टूट जाते हैं। एल कहता है कि क्यों शॉक हो गए, ये सब तो मेरे फर्टिलाइजर का कमाल है। इसके अंदर पेस्टिसाइड्स का असर होता है, जिसकी वजह से वर्म्स दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। ये सुनकर तो लोकी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन लोकी कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो। लेकिन फिर भी एल उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। एल सोचता है कि मुझे किसी भी हालत में रूरी और एल को बचाना ही होगा। रूरी एल को ऐसे लड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। वो पास्ट की सारी बातें याद करने लगती है। सभी लोग उसे कह रहे थे कि तुम हीरो बिल्कुल भी नहीं बन सकती हो, और उसी टाइम से रूरी ने हार मान ली थी। लेकिन एल को ऐसे लड़ते हुए देखकर उसे समझ आता है कि हीरो बनना इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है, लेकिन ऐसा एक इंसान बनना है जो कि कभी भी हार नहीं मानता है। जब एल और लोकी आपस में लड़ रहे होते हैं तभी रूरी पीछे आकर स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लोकी तुरंत ही हील हो जाता है। रूरी यहाँ पर बिल्कुल अब हार मानने नहीं वाली थी। तभी रूरी अपने हीरोज के पावर को अवगन करने लगती है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड से लोकी के ऊपर एक स्लैश लगा देती है, जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तभी वो दोबारा से एक स्लैश से लोकी को वहीं पर ही खत्म कर देती है। रूरी एल से कहती कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे हीरो का असली मतलब क्या होता है वो समझाने के लिए, लेकिन एल काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब रूरी एल को अपने गोद के ऊपर सोते हुए देखती है, वो सोचती है कि उसे एल काफी ज्यादा पसंद आने लगा है। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर रात हो जाती है और एल भी जाग जाता है। जब वो अपने आप को रूरी के गोद में देखता है तभी वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील करता है। रूरी फिर से एल का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो भी टमाटर की तरह लाल हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों वापस से सिटी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनको रास्ते में एक आवाजें सुनाई देती है। एल सोचता है कि लोकी फिर से तो जिंदा नहीं हो गया ना। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा आवाज बढ़ने लगती है। रूरी डर जाती है और कहती है कि मैं डीमंस को तो संभाल सकती हूँ, लेकिन मैं भूत से नहीं बच पाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर एल की मॉम आ जाती है, जो एल का नाम चिल्ला रही थी। एल भी समझ जाते कि यह मेरी मॉम ही होगी। एल सोचता है कि अगर मेरी मॉम ने रूरी के साथ मुझे देख लिया तो। तभी वो रूरी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। काफी दूर तक आने के बाद एल कहता है कि बाल बाल बच गए हम। रूरी भी यहाँ पर हंसने लगती है। वो कहती कि तुम्हारी भी एक कमजोरी है ना। एल भी सोचता है कि अगर मेरी मॉम ने देख लिया होता तो क्या होता
मेरे साथ। इसके बाद वो दोनों शहर के अंदर होटल के पास आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर होटल का तो नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि वो तो एक लोकी का इल्यूजन ही था। अब रूरी एक होटल ढूंढती है जहाँ पर वो रात रह सके। एल कहता है कि अगले दिन मुझे दोबारा से किंगडम जाना है। घर जाते हुए एल को अपना बचपन का सीन याद आता है, जब वो टेस्टा के साथ अकेले ही जंगल के अंदर चला गया था। उसकी मॉम तो वहाँ पर भी पहुँच गई थी उनको ढूंढने के लिए। इसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे और वापस से घर पर आ गए थे, लेकिन उनकी मॉम तो वहीं पर ही उनका वेट कर रही थी। शायद से उनके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक होगा। जब वो वापस से घर पर आ जाता है तभी वो देखता है कि उसकी मॉम उनका ही वेट कर रही है। लूसिका भागकर उसे गले मिलने के लिए आती है, लेकिन एल तो उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन एल दोबारा से दरवाजा खोलता है तभी उसकी मॉम उसके ही पीछे खड़ी हुई थी। इसकी वजह से एल काफी ज्यादा डर जाता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। एल अपने डैड से कहता है कि आप ही मॉम को संभाल लो। अगले दिन लूसिका एल को जाने ही नहीं दे रही थी। एल कहता है कि अगर आप ऐसा ही करोगे तो मैं आपसे काफी ज्यादा नाराज हो जाऊंगा। लूसिका उदास मूड में कहती है कि ठीक है। जाने से पहले लूसिका एल से पूछती कि क्या तुम अभी भी किसान ही बनना चाहते हो। एल बताता है कि अभी मुझे वो वाला सीन अभी भी याद है। एल कहता है कि मुझे ये नहीं लगता कि ये मेरे पर बोझ है। एल कहता है कि आप मेरी चिंता मत करो, मुझे फार्मिंग करना काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद वो अपने मॉम डैड को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो रूरी से मिलता है और वो दोनों किंगडम की तरफ जाने लगते हैं। अब हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर फेरिस अपने डैड से माफी मांग रही होती है। किंग कहता है कि यह सब मेरी वजह से ही है। अगले दिन रूरी और एल दोनों गिल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। हेलेन यहाँ पर एल की नई दोस्त से काफी ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। फिर वो दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं। अगले दिन फार्म के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैंगन को तोड़ रहा था, लेकिन एल तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। रूरी और हेलेन भी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई थी। वो लड़का इसके लिए माफी मांगने लगता है तो एल उसे एक पत्ता गोभी दे देता है, जिसे खाने के बाद वो लड़का काफी खुश हो जाता है और घर चला जाता है। हेलेन बताती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तभी काफी सारे मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक कर दिए थे, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की शॉप बंद हो गई थी और इसी वजह से खाने की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी उन तीनों को अलार्म सुनाई देता है। इसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर आ रहे हैं अटैक करने के लिए। मॉन्स्टरों की एक बड़ी फोर्स किंगडम के ऊपर अटैक कर रही होती है। गार्ड और एडवेंचर उनका मुश्किल से सामना कर रहे होते हैं। हेलेन यहाँ पर अपने डीमन फॉर्म की मदद से सभी से फाइट कर रही होती है। एल अपने फावड़े से सारे मॉन्स्टर को काफी दूर भेज देता है, लेकिन मॉन्स्टर इतने ज्यादा थे कि वो तीनों भी परेशान हो गए थे। तभी वहाँ पर अचानक से एंटिसबर्ग किंगडम के किंग आ जाते हैं, जो सारे मॉन्स्टरों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, वरना उन मॉन्स्टरों को उनकी पवित्र स्वॉर्ड लेविटिन का उनको सामना करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सारे मॉन्स्टर डर के वहाँ से भाग जाते हैं। एल सोचता है कि यह नॉर्मल सी स्वॉर्ड सारे मॉन्स्टरों को डराने की ताकत रखती है। रात में एल अपने फावड़े को ही चमका रहा था, तभी वहाँ पर फेलिस आकर उसे अलविदा कहने लगती है, लेकिन एल तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो कहती कि अब वो वापस से नहीं आएगी यहाँ पर। तभी वहाँ पर मेड आकर कहती कि प्रिंसेस जाने का टाइम आ चुका है। फेलिस सभी चीजों के लिए एल का शुक्रिया अदा करती है। एल तो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है। एल सोचता है कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, एक भी मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया हम पर। तभी वहाँ पर वो छोटा लड़का और उसकी मोम एल से मिलने के लिए आती है। उसकी मोम अपने बेटे के लिए माफी मांगने लगती है। वो कहती कि तुम्हें टेलर की जरूरत हो ना तो शहर आकर हमसे मिलना। वो एल से काफी सारी सब्जियां खरीद कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एल वहाँ पर रिक्स को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। एल को अपनी मोम से एक और लेटर मिला हुआ था। रिक्स उसे साथ में एक पेपर की कॉपी भी देता है। उसे पढ़ने के बाद तो एल काफी ज्यादा शौक हो जाता है। गिल के अंदर हेलेन और रूरी भी यह पेपर ही पढ़ रही होती है। उन दोनों को पता चलता है कि फेरिस की शादी एंटिसबर्ग के प्रिंस के साथ होने वाली है। हेलेन कहती है कि इन सारी चीजों के पीछे जरूर राजनीति होगी ताकि एंटिसबर्ग हमारे किंगडम की सुरक्षा कर सके। रूरी कहती है कि उस स्वॉर्ड को देखकर सारे मॉन्स्टर क्यों यहाँ से भाग गए। वो कहती कि मॉन्स्टर तो हमारी भाषा नहीं समझ सकते है ना। वहाँ पर एल आकर उन दोनों को अपना लेटर पढ़ने के लिए कहता है। एल की मोम ने लिखा हुआ था कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। एल कहता है कि ये वाला नहीं दूसरा वाला है। एल शर्म के मारे उस लेटर को फाड़ देता है। फिर उन दोनों को एक और लेटर का पेज देता है जिसके अंदर मॉन्स्टरों की रिपोर्ट लिखी हुई थी। एल की मोम ने मॉन्स्टर के अटैक पर रिसर्च की होती है ताकि वो एल को सेफ रख सके, लेकिन उनको ये भी पता चला था कि एंटिसबर्ग की स्वॉर्ड एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड है जिसमें मैजिक तो बिल्कुल भी नहीं है। यह पढ़ने के बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एल कहती कि मॉम को ये कैसे पता चला। एल कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहिए। आगे उन दोनों को पता चलता है कि एल की मॉम तो शैडो पपेट की तो पहले कमांडर रह चुकी है। ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा और शॉक हो जाती है, लेकिन एल को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो दोनों एल को बताती है कि शैडो पपेट तो इलाइट लेवल की जासूस की टीम होती है जो कोई भी खुफिया जानकारी निकाल सकती है। ये सुनने के बाद तो एल भी काफी शॉक हो जाता है। आगे पढ़ने के बाद उन सभी को पता चलता है कि एक डीमन एंटिसवर्ड से सारे मॉन्स्टरों को समन कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया है। उन सभी ने उसे ऑर्डर दिया कि सारे मॉन्स्टर को वहाँ पर वो भेजे। एल कहता है कि इसका मतलब तो एक ही है, एंटिसवर्ड के प्रिंसेस खुद ही मॉन्स्टर को भेजकर खुद ही खत्म कर देता है ताकि वो दुनिया के सामने एक हीरो
हीरो बन सके ताकि वो प्रिंसेस फेलिस से शादी कर सके। एल डिसाइड करता है कि वो फेलिस की मदद करेगा। यह सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो दोनों पूछती कि क्या तुम पहले से प्रिंसेस को जानते हो? तभी एल को याद आता है कि जब भी फेलिस उसके साथ रहती है डिसगाइज मैजिक का यूज करती है ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके, लेकिन इन दोनों को इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन एल इस सिचुएशन को संभाल लेता है। एल कहता है कि मैं इस किंगडम का हिस्सा होने की वजह से मेरा फर्ज है मैं प्रिंसेस को बचाऊं, और इसी तरह से रूरी और एल को वो समझा देता है। हेलेन बताती है कि एंटिस बर्ड के अंदर घुसना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन एल कहता है कि मैंने रिक्स को तो अपना गाइड बना लिया है। एंटिस बर्ड किंगडम के अंदर प्रिंस नेड्यूलस को देखते हैं जो उसी किंगडम के लीडर से मिलता है जो सभी लोग मोस्टर से प्रोटेक्शन चाहते हैं। नेड्यूलस कहता है कि मैं एक होली स्वॉर्ड के साथ इतना ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। वो सभी लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बाद में नेड्यूलस अपने प्लान से काफी ज्यादा खुश था। डीमन गाजल को और भी किंगडम पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन गाजल ये सब करने के लिए उसे मना कर देता है। लेकिन नेड्यूलस उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी वाइफ मेरी कैद के ही अंदर है। तभी वहाँ पर फेलिस आती है और कहती है कि क्या तुम अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते हो? वहाँ पर गार्ड आकर कहता है कि सेरेमनी के लिए काफी ज्यादा देर हो रही है। ये सुनकर तो वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो फेलिस को देखकर शांत हो जाता है। वो कहता है मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ सेरेमनी का। फेलिस यहाँ पर अपने रूम के अंदर आ चुकी थी। वो सोचती कि काश वो एल से दोबारा से मिल पाए, लेकिन नेडुलस ये सब बाहर से ही देख रहा था। वो सोचता है कि ये किसके बारे में सोच रही है। अगले दिन एल टेलर के पास आ जाता है अपने नए कपड़े के लिए। वो कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब मैं काफी सारे वेजिटेबल को लेकर आऊंगा। फिर एल अपने सारे दोस्तों के पास पहुंच जाता है। रिक्स अब अपना प्लान बताने लगता है। वो कहता है कि हमें एक ट्रेडर बनने के बाद सेरेमनी के अंदर घुसना होगा, फिर तुम्हारा काम होगा उस लड़की को ढूंढना, जबकि वो काफी सारे मॉन्स्टर को इकट्ठा करेगा ताकि वो प्रिंस नेडुलस की स्वॉर्ड को नकली साबित कर सके। हेलेन पूछती कि आखिर तुम मॉन्स्टर को कैसे इकट्ठा कर सकते हो? तभी रिक्स अपना भी सीक्रेट बताता है कि वो भी एक डीमन ही है। ये देखने के बाद तो तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। रिक्स समझाता है कि वो भी एक शैडो पपेट का ही मेंबर है। उसे एल की मॉम ने बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया था। वो बताता है कि काफी सारे डीमंस तो इंसानों के साथ ही रहते हैं। जिस डीमन को ये सब करने के लिए कहा गया था ना, वो डीमन एक इंसानी लड़की से ही प्यार करता है, लेकिन वो प्रिंस के हाथ लग गया है। एल डिसाइड करता है कि वो सभी को बचा लेगा। फिर वो सभी लोग एंटिस बर्ड के किंगडम के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वो आराम से गेट को पार कर लेते हैं। एल पूछता है कि क्या मैं एक नॉर्मल सा किसान ही लग रहा हूँ ना? हेलेन और रूरी सोचती है कि ये तो बड़ा ही घटिया प्लान है। फिर वो तीनों आपस में मिलकर प्लान डिस्कस करने लगते हैं। उन सभी को पहले टावर के अंदर घुसना है और गाजल की गर्लफ्रेंड को बाहर निकालना है। फिर उसे लेकर कासल के अंदर गाजल के पास जाना है ताकि गाजल सभी को ये बताए कि स्वॉर्ड तो एकदम नकली है। एल जब टावर के पास पहुंच जाते है तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है। एल कहता है कि मैं टावर के अंदर सब्जियां देने के लिए आया हूँ, लेकिन गार्ड्स को तो थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। हेलेन तुरंत ही एल को पकड़कर टावर के अंदर फेंक देती है। एल सीधा उसी लड़की के कमरे में ही जाकर गिरता है। एल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं गाजल को बचा पाऊँ। तभी वहाँ पर गार्ड भी आ जाते हैं, लेकिन एल अपनी सब्जियों से सारे गार्ड्स की मुंह को ही बंद कर देता है। लेकिन वो लड़की तो ट्रैप में बंधी हुई थी, इसलिए वो वहाँ से नहीं जा सकती है। एल उस लड़की को अपने कंधे पर बिठाकर ही वहाँ से भागने लगता है। फिर वो हेलेन और रूरी से भी मिलता है, लेकिन अभी भी उन सभी के पीछे गार्ड्स पड़े हुए थे। तभी सामने कासल भी दिखता है और हेलेन और रूरी कहती कि हम सारे गार्ड्स को संभाल लेंगे, तुम जाकर सबसे पहले फेरिस को बचाओ। कासल के अंदर यहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। वो दोनों यहाँ पर शादी करने के लिए मान जाते हैं। जब वो दोनों की किसी होने वाली थी तभी वहाँ पर एक दरवाजा कर नेड्यूलस को लगता है, क्योंकि वहाँ पर एल की एंट्री हो चुकी थी। हेलिस उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होने लगती है। नेड्यूलस कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? एल कहता है कि वाकई में असली डीमन तो तुम ही हो। एल सभी को बताता है कि इसकी होली स्वॉर्ड तो एकदम नकली है। नेड्यूलस कहता है कि क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? लेकिन किंग भी कहती कि मैंने भी उस स्वॉर्ड की पावर देखी है। लेकिन एल कहता है कि मेरे पास एक प्रूफ है। गार्ड आकर बताता है कि किंगडम के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। रिक्स यहाँ पर अपने प्लान की तरह सारे मॉन्स्टर को किंगडम के ऊपर अटैक करवाता है। सभी लोग नेड्यूलस को होली स्वॉर्ड का यूज करने के लिए कहते हैं ताकि वो सारे मॉन्स्टर को रोक सके। तभी नेड्यूलस गाजल को बुलाता है, लेकिन वो देखता है कि गाजल तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल चुका है। रिक्स वहाँ पर आकर नेड्यूलस को होली स्वॉर्ड देने लगता है, लेकिन वो इस स्वॉर्ड को लेने में डर रहा होता है। एल कहता है कि यह स्वॉर्ड तो किसी भी काम की नहीं है। वो एक मॉन्स्टर की तरफ उस स्वॉर्ड को फेंक देता है, जो एक ही बारी में उस स्वॉर्ड के टुकड़े कर देता है। फिर गाजल सभी को अपने सच्चाई के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मैं सारे डिमंस को अपनी मैजिक फ्लूट से कंट्रोल करता हूँ। प्रिंस ने मुझे धमकाया था कि दूसरे किंगडम पर मॉन्स्टर से वो अटैक करे। किंग इसके बारे में नेड्यूलस से पूछने लगता है। नेड्यूलस काफी जोरों से हंसने लगता है। वो सभी से कहता है कि तुम सभी को अभी समझ में आया, मैंने काफी सारे मॉन्स्टरों को कैथेड्रल के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया है। गाजल कहता है कि मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। नेड्यूलस बताता है कि मॉन्स्टरों को तो अट्रैक्ट करना काफी ज्यादा इजी है, सिर्फ उनकी डेड बॉडी को बिखेर कर। नेड्यूलस कहता है कि अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तभी वहाँ पर रूरी और हेलेन आ
जाती है। वो बताती है कि तुम ऐसे ही कैफे को खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार मॉन्स्टर के अटैक की वजह से रूरी से रिक्वेस्ट किया था कि वो उन सभी को ट्रेनिंग दे। अब तो वो सारे एडवेंचर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। हम देखते हैं कि सारे एडवेंचर आराम से मॉन्स्टर को खत्म कर रहे हैं। किंग तो खुशी के मारे ही रोने लगता है। वो फेलिस से कहता है कि अब तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं। नेडिलस सभी को गिरफ्तार करने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन सारे गार्ड्स अपने हथियारों को ही नीचे डाल देते हैं। रोरी और हेलेन कहती है कि सारे गार्ड्स ने तो साइड ही बदल ली है जब उन सभी को तुम्हारे बारे में सच्चाई पता चली। नेडिलस काफी ज्यादा गुस्से में आकर किंग के ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन एल अपने एक मूली से रोककर उसे दूर फेंक देता है। नेडिलस को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जाता है। फेलिस तो एल के ऊपर खुशी के मारे ही कूद जाती है। वो एल से कहती कि वो काफी ज्यादा प्यार करती है उससे, लेकिन रोरी कहती कि वो सिर्फ मेरा ही है। एल सभी को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब तो गलत हो रहा है। किंग भी फेलिस की ही साइड लेते हैं और एल को गुड लक कहते हैं। जब किंग यहाँ से जा रहे थे तभी रिक्स उसे एक लेटर दे देता है, जिसमें सबूत होता है कि नेडिलस तो असली मुसीबत नहीं था, इसके पीछे तो कोई और है जो नेडिलस को कंट्रोल कर रहा था। वो किंग को बताता है कि आपको सावधान रहना चाहिए। इसके बाद सभी लोग गिल्ड के अंदर एंजॉय करते हैं। गिल्ड मास्टर एल को बताता है कि तुम्हें गेस्ट के लिए सभी लोग बुला रहे हैं, लेकिन एल बताता है कि मैं तो सिर्फ एक फार्मर ही बनना चाहता हूँ। खैर तभी वहाँ पर फेरिस भी आ जाती है, जो सारे एडवेंचर को गिफ्ट देती है, जिसने भी कैफेड्रिल को बचाने में मदद की थी। हेलिन बताती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फेरिस को पहले से ही जानती हूँ, लेकिन एल कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फेरिस यहाँ पर फिर से डिस्गाइज के अंदर ही आ जाती है। ये देखकर तो एल काफी ज्यादा डर जाता है। तभी फेरिस और रूरी एक दोनों के सामने आ जाती है। लगता है कि इन दोनों के बीच में अब फाइट होकर ही रहेगी, लेकिन एल तो इन दोनों को नहीं संभाल पाता है, इसलिए वो खेत के अंदर आ जाता है। एल यहाँ पर अपने टमाटर को हार्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो दोनों तो एल के ऊपर ही नजर गड़ाए हुए थे। वो कहती कि हम दोनों में से किसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन एल अपनी सब्जियों के बारे में बात करने लगता है। रूरी पूछती कि क्या कोई और लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। इस पर एल हाँ कहता है। ये सुनकर तो वो दोनों काफी शौक हो जाती है, लेकिन एल तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। एल अपने रूम के अंदर एक फोटो को देख रहा होता है और एक लड़की एल्विया को वो याद करने लगता है। फिर हमें 15 साल पहले का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर एल के फादर आलू की खेती कर रहे होते हैं। उसके डैड शौक हो जाती कि एल ने अकेले ही काफी सारे आलू को निकाल दिया। ये सुनकर तो एल खुश हो जाता है, लेकिन उसकी मॉम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके डैड उससे काफी ज्यादा काम करवा रहे हैं। एल कुछ आलू लेकर पड़ोसी को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि एक लड़की दो लोगों से भाग रही होती है। वो लड़की सब्जियों को चुरा रही होती है। एल पूछता है कि यह लड़की कौन है। वो कहते हैं कि वो एक अनाथ है, लेकिन ये दोनों उसे बेचना चाहते हैं। वो लड़की उस आदमी को काट कर वहाँ से भागने लगती है। जाते जाते एल की टोकरी भी वो लेकर यहाँ से चली जाती है। वो लड़की एक जगह पर बैठकर कच्चे आलू ही खा रही थी। एल उसे ढूंढ लेता है और उसे सब्जी दिखाता है, लेकिन वो लड़की एल से डरकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एल वहाँ पर ही आलू का सूप रख कर चला जाता है। फिर वो लड़की उस सूप को खा लेती है। ऐसे ही काफी दिनों तक एल उसके लिए खाना लाता रहता है। फिर उन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। वो लड़की अपना नाम एल्विया बताती है। एल्विया कहती कि तुम खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाते हो, लेकिन तभी एल का भी पेट जोरों से चिल्लाने लगता है। फिर वो सैंडविच शेयर करने के लिए कहती है, लेकिन एल्विया को वो दोनों आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेचने की तैयारी करते हैं। एल उन दोनों से माफी मांगकर कहता है कि उसने चोरी करना बंद कर दिया है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एल कहता है कि उसे छोड़ दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुन रहे थे। वहाँ पर एल के डैड आ जाते हैं और सारी चीजों को वो समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। उसके डैड उन दोनों को 3 महीने का चावल देने के लिए कहते हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों चावल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एल पूछता है कि क्या आप मॉम को संभाल सकते हो। ये सुनकर तो उसके डैड काफी ज्यादा डर जाते हैं। एल के डैड कहते हैं कि कोई ना, मैं संभाल लूंगा। तभी एल्विया चुराए हुए आलू को देने लगती है। एल का फादर गैस सजेस्ट करते हैं कि मुझे फार्म में एक और आदमी की जरूरत है। एल इसके लिए मान जाता है और एल्विया को भी अपने फार्म के अंदर आने देता है। ये सुनकर एल्विया भी काफी खुश हो जाती है। 2 सालों के बाद एल्विया एल के साथ फार्म के अंदर काम कर रही थी। वो ब्रेक लेना चाहते थे, लेकिन एल को फार्मिंग काफी ज्यादा पसंद थी ना, इसलिए एल रुकना ही नहीं चाहता था। एल कहते कि तुम्हें दूसरे बच्चों के साथ भी खेलना चाहिए, लेकिन एल्विया मना करके कहती कि मुझे तुम्हारे साथ ही खेलना है। तभी वहाँ पर टेस्टा की एंट्री होती है, जिसके पीछे काफी सारी किलर बी पड़ी थी, लेकिन एल की मॉम आकर उस सारे बी को खत्म कर देती है। उसकी मॉम कहती कि हम कैपिटल के अंदर जा रहे हैं नया घर खरीदने के लिए। एल को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उनका घर तो बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन एल के मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें खेत का ध्यान रखना होगा जब तक हम ना वापस आ जाए। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एल टेस्टा से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पीछे बीस क्यों लगी हुई थी, क्योंकि इसी आसपास के एरिया के अंदर बीस तो रहती ही नहीं है। टेस्टा एक मैप निकाल कर दिखाता है कि यहाँ पर जरूर खजाना होगा, लेकिन जंगल तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा ना, लेकिन सारी बीज तो खत्म हो गई है ना, इसलिए हम खजाना ढूंढ सकते हैं। एल इसके लिए मान जाता है। एलिविया भी कहती कि मैं तुम दोनों के साथ ही चलूंगी। एल बताता है कि यह खतरनाक होगा, तुम्हें फार्म का ध्यान रखना चाहिए। एल टेस्टा से कहता है कि एल्विया को दूसरे बच्चों के साथ भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। टेस्टा कहता है कि जब एल्विया अकेली होती है तभी दूसरे
बच्चे उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। ये सुनकर तो एल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि यही वजह होगी हमारे मॉम डैड नए घर खरीदने के लिए जा रहे हैं। वो दोनों वही खजाने की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। एक पत्थर पर कदम रखने के बाद ही वहाँ का रास्ता खुल जाता है। फिर वो दोनों यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं और उसे एक टेबलेट दिखता है। जैसे ही एल उस टेबलेट को छूता है वो चमकने लगता है। वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन आकर एल को निगल जाता है। वहाँ पर ब्लास्ट होने के बाद एक वोल्केनो बन जाता है। जब एल होश में आता है तभी वो एलविया को सामने देखता है। तभी उसे अपने सीने में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। टेस्टा भी वहाँ पर आ जाता है। एल सोचता है कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। जब वो बाहर जाता है वो देखता है कि सारी जगह तो यहाँ पर तबाह हो चुकी है। गांव के बाहर जाने वाला ब्रिज भी टूट गया होता है, इसीलिए किंगडम से भी कोई भी मदद नहीं मिल सकती है। सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा खाना बांटा जा रहा था, लेकिन सभी के लिए यह काफी नहीं होता है। एल अपने फार्म के पास जाने लगता है, लेकिन सारा फार्म तो बिल्कुल तबाह हो चुका था। एल को फिर भी सीने में दर्द होने लगता है। फिर भी वो एलविया का खाने का चिंता करने लगता है। उस रात एलविया छुपकर एल्डर के टेंट के अंदर जाती है। वो रखे हुए खाने को चुराने वाली थी, तभी उसे याद आता है एल के बारे में। एल को खुशी तब मिलती थी जब उसकी सब्जियां खाकर सभी लोग खुश हो जाए। ये सोचकर एलविया अपने आप को ही रोक लेती है। अगले दिन एलविया अपना खाना मिलाकर एल को ही दे देती है। एल पूछता है कि हर रोज तो खाना कम होता है, लेकिन आज इतना ज्यादा क्यों है। एलविया झूठ बोलती है कि कैपिटल से मदद आई है। ये सुनकर तो एल भी खुश हो जाता है। एलविया कहती कि मैं इंतजार कर रही हूँ जब मुझे तुम अपने ही खेत का खाना खिलाओगे। अगले कुछ दिनों के अंदर ही एलविया अपना खाना एल को ही दे रही थी। आखिरकार वो एल के बारे में सोचते हुए ही बेहोश हो जाती है। एल काफी देर से एलविया का इंतजार ही कर रहा था। तभी वहाँ पर टेस्टा आकर कहता है कि हमें एलविया मिल गई है। टेस्टा कहता है कि वो भूख से ही मर गई है, लेकिन एल ये सोचकर हैरान हो जाता है कि हमें तो मदद मिली थी ना कैपिटल से, तो ऐसा कैसे हो सकता है। टेस्टा कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना है, लेकिन एल समझ जाता है कि एलविया ने अपना ही खाना मुझे दे दिया था। एल उसे पकड़कर काफी ज्यादा रोने लगता है। वो अपने आप को ही दोषी मान रहा था उसकी मौत का। उसे वो वादा याद आने लगता है कि उसके लिए वो सब्जियां उगाएगा। फिर से वो अपना खेत का काम शुरू कर देता है। एक दिन एल एक ड्रैगन को खत्म कर देता है, तो जमीन के ऊपर उसे एक बेहोश लड़की मिलती है। वो उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है। वो लड़की होश में आ जाती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। वो लड़की कहती है कि क्या तुमने मुझे किडनैप किया है। एल समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़की बताती है कि वो तो गिल्ड जा रही थी एक क्वेस्ट को देने के लिए। अब एल को उस लड़की को गिल्ड लेकर जाना होगा। एल अपना इंट्रोडक्शन देता है और लड़की भी अपना नाम बताती है। थोड़ी देर के बाद ही रूरी वहाँ पर मिलने के लिए आती है, लेकिन लिनिया को देखकर वो काफी ज्यादा शौक में आ जाती है, क्योंकि लिनिया ने तो एल के कपड़े पहन के रखे हुए थे। रूरी कुछ गलत समझने के बाद वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों गिल्ड के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एलिन उसकी बात सुनती है। लिनिया बताती है कि उसके शहर के अंदर कुछ अजीब हो रहा है, पर वो अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रही है। एलिन सोचती है कि यह तो रिक्वेस्ट काफी ज्यादा अजीब है। लिनिया बताती है कि वो गर्ल टाउन से है। एल तो तुरंत ही इस रिक्वेस्ट के लिए मान जाता है। एल तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि गर्ल टाउन के अंदर आसपास काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। वहाँ पर जाने के लिए वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता है। थोड़ी सी तैयारी करने के बाद वो दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिनिया सोचती है कि एल मेरे साथ इतना ज्यादा अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। वो सोचती है कि एल का तो मतलब कुछ और ही होगा। उसके डैड ने कहा था कि मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एल उसे यकीन दिलाता है कि वो लड़का ऐसा नहीं है, लेकिन लिनिया भी थोड़ा सा उस पर डाउट करती है। फिर भी वो एल के ऊपर भरोसा कर लेती है। ये सब दूर से देखकर रूरी काफी ज्यादा जलन महसूस करती है। जब वो दोनों गर्ल टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, एक फीमेल और उन दोनों का पीछा करने लगती है। ये देखने के बाद तो एल काफी ज्यादा पैनिक मोड में आ जाता है, लेकिन ड्राइवर कहता है ये तो सिर्फ एक ही है। जब वो ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है तभी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक और की टोली आ चुकी थी जो उन सभी का पीछा कर रही थी। एल तो बीते हुए हादसों के बारे में सोचकर ही वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जब एल वापस से उठ जाता है तभी वो अपने गले में एक पेंडेंट को देखता है। लिनिया बताती है कि इस पेंडेंट को पहनने की वजह से लोग काफी ज्यादा शांत रहते हैं। वो दोनों टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों अंदर ही जा रहे थे, एल नोटिस करता है कि उन दोनों गार्ड्स के पास तो स्वॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन दोनों के हाथ में झाड़ू क्या कर रहा है। एल एक स्टोर को देखते ही तुरंत ही एक आसपास का ऑर्डर दे देता है। एल शॉप वाले से पूछता है कि टाउन के अंदर कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन वो आदमी कहता है कि सब कुछ तो नॉर्मल ही चल रहा है। फिर वो एल को खाना दे देता है। एल देखता है कि यह खाना तो पूरी तरीके से कोयला बन चुका है। जब एल उसे देखता है तभी वो आदमी ही अजीब बिहेव करने लगता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी गिर जाती है और एल उसके पास चला जाता है। एल जब उस आदमी को चेक करता है, वो भी अजीब ही बिहेव कर रहा था। वहाँ पर कहीं से दो बंदे आकर एल को उठाकर चले जाते हैं। बाद में एल लिनिया के घर पर चला जाता है। उसकी फैमिली पेंडेंट शॉप चलाती है। एल समझ जाता है कि पेंडेंट्स की वजह से ही टाउन के बाकी लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रही है। एल लिनिया से उनके मॉम डैड के बारे में पूछता है। लिनिया बताती है कि हादसा होने से पहले उसके मॉम डैड गायब हो चुके हैं। टाउन के सारे लोग पागलों की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं। उनमें से कोई भी नॉर्मल बात नहीं कर रहा था। वहाँ पर किंगडम का किंग भी आ जाता है, क्योंकि वो वही आदमी थे जिसने आसपास का रिवोल्यूशन शुरू किया था। उनके गले में
भी एक पेंडेंट होता है। एल उनसे टाउन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो बताते हैं कि यह तो बड़ी ही लंबी कहानी है। वो उसे डिनर करने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन फिर से एल को दो लोग उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो दोनों कासल के अंदर आते हैं डिनर करने के लिए। एल टाउन की हालत के बारे में पूछता है, लेकिन वो काफी सारे गार्ड्स को बुला लेते हैं जो चारों तरफ से एल को घेर लेते हैं, लेकिन एल सारे गार्ड्स को एक एक पंचे में उड़ा देता है। फिर वो सीधे ही किंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लिनिया बीच में आ जाती है। वो किंग कहता है कि लिनिया भी मेरे लिए ही काम कर रही है। हमें पता चलता है कि वो किंग तो एक डीमन के द्वारा पोजेस है। वो डीमन बताते कि मैंने अपनी सारी पावर एक क्रिस्टल के अंदर डाल दी थी। शहर के बीचों बीच गोडेस स्टेच्यू के अंदर मैंने छुपा दिया था ताकि वो आराम से टाउन को कंट्रोल कर सके। वो डीमन कहता है कि मैं ऐसा कैपिटल के साथ भी करूंगा। उसने सुना था कि एल ने डीमन जनरल और उस ड्रैगन को भी खत्म कर दिया है, इसलिए उसने प्लान बनाया है कि इस क्रिस्टल को एल के अंदर डालकर वो पूरे कैपिटल को कंट्रोल करे। लिनिया बताती कि उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। उसके पेरेंट्स को इस डीमन ने किडनैप करके रखा हुआ है। वो डीमन एल के अंदर वो क्रिस्टल डालने के लिए तैयार हो जाता है। एल वहाँ पर एक बॉम्ब डालता है, लेकिन वहाँ पर पहले कुछ नहीं होता है। फिर एक धमाका होने के साथ ही गोडेस का स्टैचू टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। डीमन को तो कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। एल उसे समझाते हुए कहता है कि यह तो मेरा एक सिग्नल था मेरे फ्रेंड के लिए। डीमन शॉक हो जाता है कि लिनिया तो इसके साथ ही रह रही थी ना, तो ये प्लान बनाने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ कैसे मिला। एल कहता है कि मुझे पहले से ही पता है कि लिनिया मेरे पर नजर रख रही थी। असल में वो दोनों हेलिन और रूरी थे जो बार बार एल को ले जा रहे थे, जो एल की मदद कर रहे थे। उन दोनों ने मिलकर लिनिया के मॉम डैड को भी आजाद कर लिया है। एल कहता है कि अब तुम्हारी बारी है खत्म होने की, लेकिन वो डीमन किंग को खत्म करने की धमकी देने लगता है। तभी एल आसपास का पावर का यूज करके किंग को जबरदस्ती खिला देता है। फिर किंग को आसपास की याद आने लगती है। इसी वजह से किंग डीमन के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। एल तुरंत ही डीमन के पास जाकर उसे खत्म कर देता है। लिनिया इसके लिए थैंक यू कहती है और उसे किस भी देती है। ये देखकर तो रूरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लिनिया कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। ये सुनने के बाद तो एल सदमे में ही चला जाता है। हेलिन और रूरी उसे उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद एल अपना फिर से फार्मिंग करना शुरू कर देता है, जहाँ पर रूरी, हेलिन और फेलिस भी मदद कर रही होती है। फेलिस नोटिस करती है कि हेलिन और रूरी के पास एक एक पेंडेंट है। ये देखकर वो काफी ज्यादा जेलस महसूस करती है। वो दोबारा से एल को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती है। रूरी कहती कि एल को थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। तभी एल जोरों से चिल्ला देता है। एल थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि उसके फार्म के अंदर जंगली घास उग गई है। ये घास ऐसी होती है कि सारे न्यूट्रिएंट्स को अकेले ही खा जाती है। ये देखकर तो एल के अंदर आग जलने लगती है। फिर वो सभी लोग टाउन के अंदर आते हैं, जहाँ पर वो सारी सब्जियां बेचने वाले थे। सारे लोग उनकी सब्जियों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ तक कि किंग भी भेस बदल के वहाँ पर आए थे। किंग कहते हैं कि कब तुम फेरिस से शादी करने वाले हो। एल कहता है कि अभी तो इसके लिए मैं काफी ज्यादा छोटा हूँ। किंग उसे कहते हैं कि वो उसे फार्मिंग के लिए और भी जगह और नए नए टूल भी देंगे। एल सारे फार्मिंग टूल के बारे में सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करता है। रूरी उसे पकड़कर सपने से बाहर आने के लिए कहती है। फेरिस रूरी को दूर रखने के लिए एक आलू फेंकती है, लेकिन वो आलू एल के सर पर लग जाता है और वहीं पर ही वो बेहोश हो जाता है। एल बेहोशी की हालत में एक एंजल से मिलता है जो उससे बात कर रही थी, लेकिन एल फिर अपने होश में आ जाता है। एल की सारी सब्जियां यहाँ पर बिक जाती है। तभी एल को यह सोचकर गुस्सा आने लगता है कि विट्स को वो कैसे खत्म करे। तभी एल रिक्स से मिलता है। वो उसे एक हर्बसाइड दिखाता है जो विट्स के लिए वो लाया था। तभी वो देखते है कि कुछ आदमी एक लड़की को पकड़कर कहीं पर ले जा रहे थे ताकि वो उस लड़की को बेच सके। एल तुरंत ही एक एक को पकड़कर धो देता है। ये देखकर तीसरा आदमी तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वो छोटी सी लड़की एक डीमन होती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन रिक्स उसे पहचान लेता है क्योंकि उसका नाम रूरिया है। वो दिखाता है कि वो भी डीमन है। रिक्स ये भी बताता है कि यूरिया डीमन लॉर्ड की ही बेटी है। यूरिया उन दोनों से मदद मांगती है ताकि वो सारे डीमंस को बचा सके। वो बताते हैं कि उसका केयर टेकर वॉलपेद वोमा ने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुरंत ही उसने एक पोर्टल खोलकर मुझे यहाँ पर ही भेज दिया। वो वापस से वहाँ पर जाना चाहती है और सारे डीमंस को बचाना चाहती है। रिक्स कहता है कि डीमन का किंगडम तो समुद्र के उस तरफ है ना, वहाँ तक हमें पहुँचने में 3 दिन तो बीत जाएंगे। एल कहता है कि मैं इसे आराम से संभाल लूंगा। वो अपना पेस्टिसाइड रिक्स को दे देता है। वो कहता है कि तुम मेरे खेतों का ख्याल रखना। एल कहता है कि वहाँ पर पहुँचने का मुझे एक तेज तरीका पता है। फिर वो यूरिया को पकड़कर समुद्र के ऊपर फुल स्पीड से दौड़ने लगता है। यूरिया एल को रोकने के लिए कहती है। एल कहता है कि अगर हम रुक गए तो हम समुद्र के अंदर डूब जाएंगे। फाइनली वो दोनों डीमन के एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं। यूरिया खुश होता थी कि वो काफी जल्दी यहाँ पर पहुंच चुकी है, वो भी एल की मदद से। तभी अचानक से वहाँ पर वॉलपेदोमा आ जाता है। वो सीधे ही एल के ऊपर ही अटैक करने लगता है। एल उस अटैक को आराम से रोक लेता है, लेकिन वॉलपेदोमा बार बार उसके ऊपर ही अटैक कर रहा था। वो यूरिया पर भी अटैक कर देता है, लेकिन एल उसे आराम से बचा लेता है। फिर उसके पीछे जाकर एक ही लात से उसे बेहोश कर देता है। यूरिया ये जानकर शॉक हो जाती कि वॉलपेदोमा उसके ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। वॉलपेदोमा फिर से खड़ा होकर उन दोनों के ऊपर अटैक चार्ज करने लगता है। एल की मॉम आकर उसे एक ही मुक्के से सुला देती है। रिक्स ने मुझे बताया था, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद वो तीनों डीमन कैसल की तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ
वहाँ पर वो देखते हैं कि सारे गार्ड्स तो यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं। एल की मॉम कहती कि सारे डीमंस को कंट्रोल किया होगा एक दूसरे को मारने के लिए। यूरिया तुरंत ही किंग के रूम के अंदर ही चली जाती है। वो वहाँ अपने डैड को काफी ज्यादा जख्मी हालत में देखती है। एल वहाँ पर एक गार्ड से इसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि वहाँ पर एक लड़की है। तभी अचानक से वहाँ पर एक सोड आती है जो यूरिया को खत्म करना चाहती थी। हम देखते हैं कि वो एल की मॉम थी, लेकिन एल उसे रोक लेता है। एल समझ जाता है कि वो उसकी असली मॉम नहीं हो सकती। एल कहता है कि जब भी मेरी मॉम मुझसे मिलती है मुझे जोरों से हक कर लेती है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी टूट जाती है। एल की नकली मॉम हंसने लगती है। वो थोड़ी सी शौक हो जाती है कि उसने मुझे पहचान लिया। खैर वो लड़की अपने रियल फॉर्म के अंदर ही आ जाती है। हमें पता चलता है कि असल में वो तो एल्विया ही है। एल शौक हो जाता है कि एल्विया अभी तक जिंदा कैसे हो सकती है। उसने ही अपने आंखों से उसकी मौत देखी हुई थी। एल्विया बता दी कि वो इविल गॉड की पावर की वजह से अभी तक जिंदा है। वो अपनी पावर दिखाते हुए यूरिया के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचा लेता है। वहाँ पर एक बड़ा सा स्लैश हो जाता है और पूरा किंगडम ही तबाह हो जाता है। एल्विया थोड़ी सी शौक थी कि उसने आराम से उस अटैक को डॉज कर लिया। एल्विया बताते ही कि ऐसा इसलिए है कि तुम्हारे अंदर भी इविल गॉड की पावर है। एल थोड़ा सा शौक हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब क्या है। एल्विया बताती है कि तुम्हारा नेचर लवर स्किल जो उसके सारे स्टेटस को बूस्ट करता है, असल में वो इविल गॉड का दिया हुआ ही स्किल है। एल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि उसने कभी भी इविल गॉड को नहीं देखा था। एल्विया बताती है कि तुम एक बार जरूर से इविल गॉड से मिले होगे। वो एल से कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ तो इसके बारे में वो सब कुछ समझा देगी। वो कहती कि हम दोनों फिर से एक साथ ही रह सकते हैं। वो अपने मैजिक से एल को बहलाने लगती है। यूरी एल को आवाज लगाने लगती है। वो मैजिक से एल बाहर आ जाता है। इससे एल्विया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यूरी की वो गर्दन पकड़ लेती है। एल उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन एल्विया उसे वहीं पर ही रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुम इविल गॉड की पावर्स को एक्सेप्ट कर लो तो मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन यूरिया एल को यहाँ से भागने के लिए कहती है। एल्विया इससे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो डिसाइड करती कि वो इसे खत्म कर देगी। तभी एल नीचे गिरने लगता है और उसका पेंडेंट चमकने लगता है। जब एल अपनी आंखें खोलता है तभी वो देखता है कि टाइम ही वहाँ पर ही रुक गया है। एल ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि क्या हो रहा है। वहाँ पर एक एंजल आती है और अपना नाम गॉड ऑफ गुड बताती है। वो एल से कहती कि तुम्हारे पेंडेंट की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने अपनी पावर की मदद से टाइम को रोक कर रखा हुआ है, लेकिन उसके पास काफी ज्यादा कम टाइम है। वो बताते हैं कि वो एल के अंदर से इविल गॉड की पावर को मिटा सकती है और उसे अच्छाई की पावर दे सकती है, जिससे वो सभी से लड़ सकता है। फिर वो एल का हाथ पकड़कर उसको अपनी पावर दे देती है। फिर वो टाइम को सही करके वहाँ से चली जाती है। एल्विया को रोकने के लिए एल यहाँ पर अपनी नई पावर को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखने के बाद तो एल्विया काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे पौधे ही उगते हैं। एल्विया सोचती कि आखिर यह करना क्या चाहता है, लेकिन वहाँ पर काफी सारी बेलें आकर एल्विया को जकड़ लेती है। एल्विया वहाँ से आराम से निकल जाती है और एक स्वॉर्ड को समन कर लेती है। अब वो सीधा एल के ऊपर ही अटैक करने के लिए आ रही होती है। एल अपनी पावर से सामने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है। फिर से सारी बेलें एल्विया को पकड़ने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन एल्विया उन सारी बेलों को काट देती है। लेकिन बेले तुरंत ही आकर एल्विया को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर वोल्पिडोमा आकर उस पर मैजिक से अटैक कर देता है। वो यूरिया को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एल्विया उसी अटैक से बच गई होती है। वहाँ पर आकर एल्बिडो को एक ही अटैक से दूर फेंक देती है। एल्विया फुल स्पीड से एल के पास से जाती है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन एल उसे वहीं पर ही रुकने की रिक्वेस्ट करता है। एल्विया कहती कि वो इन सभी से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। वो यहाँ से जाते हुए कहती कि हम दोनों फिर से मिलेंगे जब सिर्फ वो दोनों ही अकेले हो गए। तभी एल्विया के चारों तरफ डार्क ओरा आ जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। वोल्पिडो तुरंत ही एल को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हारे और एल्विया के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन डेमन किंग उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि एल ने अभी हमारी जान बचाई है। एल बताता है कि वो उसकी छोटी बहन है। वो इविल गॉड के कनेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन किंग को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। डेमन किंग उससे वादा करते हैं अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। यूरिया थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि एल यहाँ से अब जाने वाला है। फिर वो उसे गले लगा लेती है। ये देखकर तो वोल्पिडो काफी ज्यादा जलन महसूस करने लगता है। वोल्पिडो धमकी देता है कि तुम यूरिया के आसपास भी मत भटकना। एल अब फार्म के अंदर वापस से आ गया था। वो देखता है कि टेस्टा यहाँ पर टमाटर को ही काट रहा था। एल सारी चीजों के बारे में टेस्टा से बात कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों ने साथ में एक डंजन को एक्सप्लोर किया था, लेकिन टेस्टा को सिर्फ यही याद था कि वो बेहोश हो गया था वहाँ पर। टेस्टा कहती कि तुम जिस बारे में मुझे बता रहे हो उसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यह सुनकर तो एल थोड़ा सा निराश हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में टमाटर ही खाने लगते हैं। एल इसके लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि क्या तुम कैपिटल के अंदर चलोगे मेरे साथ, लेकिन टेस्टा कहते हैं कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ फिशिंग के अंदर। अब अकेले ही एल वापस से किंगडम की तरफ ही जा रहा होता है, लेकिन फिर से एल के सामने एक ऑर्ग आ जाता है। एल इससे तो काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं इसका सामना करूंगा। वो अपनी पूरी पावर से ऑर्ग को मारता है, लेकिन वो मरता नहीं, बेहोशी हो जाता है। फिर ऑर्ग वापस से उठकर एल का ही पीछा करने लगता है। फिर से उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। वो पूछते कि क्या तुम कमजोर नहीं हो गए हो ना, क्योंकि तुम एक ऑर्ग को भी नहीं हरा सकते हो अभी। लेकिन एल
एल को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग वापस से गिल्ड के अंदर ही आ जाते हैं। एल यहाँ पर रूरी और हेलिन को सारी बातें बता देता है। रूरी कहती कि एक और तुम्हारे मुक्के से कैसे बच सकती है। हेलिन कहती कि तुम एक बार अपने टच स्क्रीन हमें दिखा दो। फिर वो दोनों देखती है कि एल की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। एल सोचता है कि गॉडेस ने जब मुझे पावर दी थी ना, तभी उसने इविल गॉड की वो स्किल निकाल दी होगी जो उसके स्टेट्स को काफी ज्यादा बूस्ट करती थी। हेलिन कहती कि तुम टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि वो अभी भी हाई रैंक एडवेंचर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर रिक्स आ जाता है जो एल की मॉम का एक लेटर भी दे देता है उसे। हेलिन और रूरी उसे जाकर देखने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके अंदर वार्निंग थी कि वो दोनों एल से दूर रहे। वो दोनों सोचने लगते हैं कि एल की मॉम ने उनके ऊपर नजर रखने के लिए किसी लोग को भेजा होगा, क्योंकि वो पहले शैडो पपेट की कमांडर रह चुकी है। एल उस लेटर को आगे पढ़ने लगता है। वो बताती है कि वो इल्विया की इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा ढूंढेगी। अब वो कहती कि तुम कभी भी घर पर वापस से आ सकते हो। वो अपनी चिट्ठी के अंदर ये लिखती रहती है कि वो अपने बेटे से काफी ज्यादा प्यार करती है। जब रिक्स वहाँ से चला जाता है तभी वहाँ पर फेरिस भी आ जाती है। फेरिस कहती कि क्या हम दोनों कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो अकेले में एल के साथ वक्त बिताना चाहती थी। लेकिन हेलिन और रूरी भी यहाँ पर थोड़ी सी जेलस हो जाती है। फिर सभी मिलकर गिल्ड के अंदर पार्टी करते हैं। फिर एल सोचता है कि इल्विया वापस से क्यों आ गई है, फिर इविल गॉड हमसे क्या चाहता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। फिर वो सभी से कैसे मुलाकात हुई वो सारी बातें को याद करने लगता है। फिर उन सभी ने मिलकर कौन कौन से एडवेंचर किए थे। फिर एल डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो अपने सारे फ्रेंड की रक्षा कर पाए और साथ ही में अपने खेत की भी। आखिर में एक वो नॉर्मल सा फार्मर ही तो है ना। तो इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तुम्हें पता है कि इस एनिमे की एंडिंग थोड़ी सी अधूरी लग रही है, लेकिन सीजन 2 इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा। अब जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही मजेदार एनिमे तुम ना मिस कर सको। बाकी तो हम मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।